दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूथ पाठशाला पर। दोस्तों कल हम बात कर रहे थे हमारे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, और दोस्तों राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हमने चर्चा की और राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हमने बात करते हुए यहाँ तक बात कर ली थी कि हमारे राजस्थान की लोक देवियों में जो कल हमने बात की इसी कड़ी में, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे जो बीकानेर की जो देवी है अर्थात यहाँ पर मां करणी की, तो करणी माता के बारे में बात की। और इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर हमारे जैसलमेर की जो शासकों की जो कुल देवी है स्वांगिया माता, उनके बारे में बात की। तो दोस्तों इसी के साथ हमने तनोट माता के मंदिर के बारे में भी बात की और इन्हीं बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों में, और बात करते हुए जीण माता करणी माता जो है दोस्तों, इन करणी माता का जो जन्म था ये 1444 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ पर इनके द्वारा शुरू से ही ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला होने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए गए। अतः इनका जन्म चारण जाति में हुआ, और चारण जाति में होने के कारण इन्हें चारण जाति अपनी कुल देवी के रूप में दोस्तों पूजा करती है। इनका जो विवाह था दोस्तों वो देवपाजी के साथ हुआ, परंतु देवपाजी से विवाह करने से इन्होंने मना कर दिया और अपनी जो छोटी बहन थी यानी कि जो उनकी जो छोटी बहन थी गुलाबो, उनकी शादी उनके साथ करवा दी गई। तो इस प्रकार से मां करणी के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में दोस्तों हमने कल चर्चा की। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बात की स्वांगिया माता की, और स्वांगिया माता के बारे में भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर मां स्वांगिया ने जो अपना जो दंड था वो दोस्तों जरासंध को दे दिया, और जरासंध को जब दे दिया गया तो और भाटियों के मध्य जब युद्ध हुआ, तो यहाँ पर यादवों के मध्य जब युद्ध हुआ तो मां करणी के द्वारा मां स्वांगिया माता के द्वारा जब मांगा गया तो उस युद्ध में वो दोस्तों क्या हो गया, मुड़ गया। इसलिए जो यहाँ के जो यादव है यानी जो जैसलमेर के जो शासक है दोस्तों, ये अपने आप को यादव यानी यादवपति या छत्राला बाटी वंश से संबंधित अपने आप को संबोधित करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे राजस्थान के लोक गीतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के लोक गीतों के बारे में चर्चा करेंगे, और राजस्थान के लोक गीतों के बारे में चर्चा करते हुए अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोक गीतों की। तो दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लोकगीत होते क्या है। सबसे पहली चीज लोकगीत। सबसे पहली चीज दोस्तों लोकगीत होते क्या है। जी हाँ दोस्तों, लोकगीत यानी स्थानीय सभ्यता और संस्कृति के वे परिचायक या वे वाक्यांश जिन्हें लय और लयबद्ध या क्रमबद्ध रूप से यानी कि लय और ताल के साथ उनको गाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे वाक्यांश या वे वाक्य जिन्हें लय और ताल के साथ दोस्तों सुरों के साथ उन्हें गाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं। या मनोरंजन के लिए जो दोस्तों यानी मनोभाव के प्रकट करने के लिए जो थरकन जो यानी कि मनुष्य के जो मनोभाव की जो प्रवृत्ति होती है वो से लोक गीतों के रूप में संग्रहित करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में हम बात करते हुए चर्चा करते हैं लोकगीत। सबसे पहली चीज लोकगीत कौन से होते हैं, तो दोस्तों मनोभावों को प्रकट करने वाले व प्रसन्नता के सूचक तथा वाक्यांशों को
लय व ताल के साथ गाया जाता है। उन्हें लोकगीत कहते हैं। गीत कहते हैं दोस्तों। तो वे वाक्यांश जिन्हें मनोभावों को प्रकट करने के लिए, वे वाक्यांश जिन्हें लय और ताल के साथ गाया जा सकता है, तो दोस्तों वो लोकगीत कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज बात करते हैं लोकगीतों का जो उल्लेख मिलता है। लोकगीतों का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो हमारे भारत के प्राचीन लोक गीतों का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, लोक गीतों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? लोक गीतों का जो उल्लेख है ये सामवेद में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसी के साथ सामवेद में। तो सामवेद में दोस्तों इसे गेय अर्थात इसे संगीत का ग्रंथ भी या संगीत का दोस्तों क्या कहा जाता है? इस सामवेद को दोस्तों संगीत का वेद कहा जाता है। और इस संगीत के वेद में विभिन्न प्रकार के जो हमारे लोक देवता है या जो हमारे भगवान है उनकी स्थिति यानी यज्ञ के क्रियाकलापों का अध्ययन मिलता है दोस्तों। तो हमने बात की मनोभावों को प्रकट करने वाले व प्रसन्नता के सूचक तथा वाक्यांशों को लयबद्ध व ताल के साथ गाया जाता है, उन्हें लोकगीत कहलाते हैं। तो लोकगीतों के बारे में सबसे पहले जो उल्लेख और जानकारी जो प्राप्त होती है दोस्तों, वो मिलते हैं हमें सामवेद के अंदर। अर्थात सामवेद के अंदर हम दोस्तों किसका उल्लेख मिलता है? प्राचीन काल में वो मिलता है हमें मतलब लोकगीतों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जितनी भी स्तुतियां देवी देवताओं की वो सारी की सारी दोस्तों क्या है, यहाँ पर लोक देवताओं के रूप में संग्रहित जाती है, अर्थात उनको उल्लेखित किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक हमारे ब्रिटिश कवि हुए हैं जिनका नाम है हरिदास। कवि हरिदास एक महानतम कवि हुए हैं और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे कवि थे जिनके माध्यम से, ऐसे संगीतकार थे जिनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर संगीत के माध्यम से संगीत के द्वारा पत्थर को
पिघला दिया गया। अर्थात यहाँ पर संगीत इतना मधुर और प्रिय होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। अर्थात पत्थर को पिघलाने का मतलब यानी कि जो पत्थर जैसे इंसान है उसको भी पिघला दिया जाता है। और संगीत एक प्रकार से ऐसा, यानी गीत एक प्रकार से ऐसा होना चाहिए जो मन और आत्मा यानी इसकी संतति को शांत करने वाला हो। तो यहाँ पर संगीत के द्वारा पत्थर को पिघलाकर मोम बना दिया। ये बताया गया है दोस्तों। एक हमारे महान संगीतकार हुए हैं तानसेन। तो तानसेन की क्या कहा है दोस्तों, यहां पर बात करते हैं तानसेन की। प्रसिद्ध अकबर के संगीतकार है और तानसेन ने संगीत के बारे में कहा है, क्या कहा है कि दोस्तों यह है संगीत ऑब्लिक लोकगीत मन व आत्मा की पवित्रता का मन व आत्मा की पवित्रता का प्रथम मन व आत्मा की पवित्रता प्रमुख साधन रहा है। प्रमुख साधन है, यानी संगीत लोक मन व आत्मा की पवित्रता का क्या रहा है दोस्तों, प्रमुख साधन रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कुछ लोग हुए हैं, उन्होंने कहा क्या क्या कहा है। तो सबसे पहली चीज संगीत, तो दोस्तों सबसे पहले स्वर्णकाल, संगीत के बारे में या गीतों के बारे में स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं स्वर्णकाल। भारतीय इतिहास का एक प्रमुख वंश रहा है स्वर्ण गुप्त वंश। और गुप्त वंश जो रहा है, तो गुप्त वंश का जो शासन रहा है 240 से 550 ईसा पूर्व। तो दोस्तों गुप्त वंश का शासन रहा 240 से 550। तो इस गुप्त वंश के शासन को संगीत का स्वर्ण युग, तो इस स्वर्ण काल को दोस्तों क्या कहा जाता है, इस प्रकार से यहाँ गुप्त वंश का जो शासन हुआ है, गुप्त वंश में जितने भी शासक हुए दोस्तों वो संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक हुए हैं और संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों गुप्त काल जो हमारा गुप्त वंश है यानी गुप्त काल है, उस गुप्त काल को संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रविंद्र नाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों कहा गया है कि जो हमारे लोकगीत हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि लोकगीत हमारी स्थानीय सभ्यता के सच्चे प्रवर्तक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर बताया है कि लोकगीत हमारे स्थानीय सभ्यता के सच्चे प्रवर्तक हैं। अतः लोकगीत स्थानीय सभ्यता की सच्चे साथी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा है लोकगीत भारतीय सभ्यता के के मुंह बोले तस्वीरें हैं। लोकगीत जो है भारतीय सभ्यता व संस्कृति के मुंह बोले तस्वीरें हैं, ये बातें कही गई है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी राजस्थान सरकार द्वारा लोकगीतों को प्रोत्साहित व उनके विकास के लिए राजस्थान राज्य संगीत
लोक नाट्य अकादमी की स्थापना। उन्नीस सौ 57 में जोधपुर में की गई। यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर लोकगीतों को प्रोत्साहित करने के लिए या उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए या उनके सांस्कृतिक विकास के लिए यहाँ पर लोकगीतों के लिए संगीत एवं लोक नाट्य अकादमी की स्थापना 1957 में जोधपुर में की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर लोक नाट्य या लोक गीतों के बारे में हमने चर्चा की। तो सबसे पहली चीज चर्चा करते हैं यह इसी के साथ राष्ट्रगीत भारत का। तो सबसे पहली चीज राष्ट्रगीत जो है भारत का वो है जन वंदे मातरम। और वंदे मातरम ये हमारे राजस्थान इंडिया का भारत का प्रथम क्या है दोस्तों राष्ट्र गीत है और इसे लिखा गया था डॉक्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। इसे कहां से लिया गया था दोस्तों? वंदे मातरम जो गीत है वो राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। यह गीत आनंद मठ से लिया गया है। यह गीत कहां से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक उपन्यास है, वहां से यह गीत लिया गया है तथा इसमें गायन में 65 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिनट व 5 सेकंड। कितने का समय लगता है दोस्तों? यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह गीत आनंद मठ से लिया गया है और इसको गाने में या इसको उच्चारण करने में दोस्तों 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, अर्थात कुल टोटल 65 सेकंड का समय लगता है। बात करते हैं राष्ट्रगीत की, अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन अधिनायक। और ये जो लिखा गया था दोस्तों, ये लिखा गया था डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा।
डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और यह गीत लिया था दोस्तों गीतांजलि उपन्यास से। और इसके गायन में दोस्तों यहां पर 52 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों इसके गायन में कितने सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये दोनों की चीजें के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर हमारे राजस्थान के लोकगीत के बारे में, राजस्थान का राज्य गीत। तो हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है दोस्तों वो है हमारा केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो, महारे देश। यानी ये इनके वचन है और इसे प्रथम बार जो गायन किया गया था तो प्रथम जो गायन किया गया था वो किया गया था मांगी बाई के द्वारा। यहाँ पर इन लोकगीत जो हमारा केसरिया बालम यह एक प्रकार से दोस्तों क्या है, यह विरह गीत है। अर्थात विरह का मतलब होता है दुखी अवस्था में किसी को याद करके और जो गीत गाया जाता है, अर्थात यह एक विरह गीत है। और दोस्तों यहां पर इस गीत को सर्वप्रथम इस गीत को जो गाया था वो गाया था मांगी बाई के द्वारा। और सर्वाधिक बार और सर्वाधिक बार इस गीत को गाया है दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक बार इस गीत को गाया गया था अल्लाह जिलाहा बाई द्वारा। और
इसी अल्लाह जिला बाई को हम राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इसे राजस्थान की मरु कोकिला, इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है दोस्तों? मरु कोकिला। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो दोस्तों बात की जाए कि सुर कोकिला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों यहां पर हमारी लता मंगेशकर। मरु कोकिला कहा जाता है हमारे राजस्थान में, वो कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को। और अल्लाह जिला बाई के बाद में नंबर आता है गबरी बाई का। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की लोक कला और संस्कृति यानी लोकगीतों को आगे बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो राजस्थान के लोकगीतों के बारे में चर्चा करते हुए दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों के प्रकारों के बारे में। तो यहाँ पर अल्लाह जिला बाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य गीत को गाया गया अल्लाह जिला बाई द्वारा। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं राजस्थान के लोकगीतों में, और राजस्थान की इसी लोकगीत परंपरा को अब हम आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं इनके प्रकारों के बारे में। राजस्थान के लोक गीतों के प्रकार। तो सबसे पहली चीज बात करेंगे यहां पर इनकी डेफिनेशन की। सबसे पहली चीज बात करते हैं दोस्तों, पहला जो हमारा लोकगीत है वो है
विरह लोकगीत। दूसरा है दोस्तों जन्मोत्सव के लोकगीत। तीसरा है विवाह संपन्न के लोकगीत। विवाह के लोकगीत। और तीसरा है दोस्तों विरह के लोकगीत। जन्मोत्सव के लोकगीत, विवाह के लोकगीत और विवाह के पश्चात मृत्यु के लोकगीत। हाँ, मृत्यु के लोकगीत तो पहला है विरह लोकगीत, जन्मोत्सव यानी बच्चे के जन्म के अवसर पर या फिर जिस समय बच्चे का जन्म होता है। विवाह के लोकगीत, विवाह के बाद में मृत्यु के लोकगीत, मृत्यु के बाद में किसी देवी देवता की स्थिति में यानी देवी देवताओं की स्थिति में, देवी देवताओं की स्थिति में और लास्ट एंड फाइनल है स्थानीय यानी लोक भाषा के गीत। स्थानीय ऑब्लिक व्यावहारिक। लोकगीत। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने इन लोकगीतों को 6 रूपों में बांटा। विरह, जन्मोत्सव, विवाह, मृत्यु, देवी देवता और स्थानीय। यानी कि दोस्तों जब किसी व्यक्ति के प्रेम उत्साह के अंतर्गत अगर कोई विरह गीत होता है यानी जहां पर तड़पन होती है, यानी नायक और नायिका के बीच में जो गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं दोस्तों उन्हें हम विरह गीत कहते हैं। दोस्तों दूसरा है जन्मोत्सव यानी बच्चे के जन्म के उत्सव के आधार पर जो लोकगीत गाए जाते हैं, यानी बच्चे के जन्म के अवसर पर जो लोकगीत गाए जाते हैं दोस्तों उन्हें हम जन्मोत्सव के लोकगीत कहते हैं। तीसरा है विवाह के लोकगीत। तो दोस्तों यहाँ पर जब विवाह का शुरुआत होती है दोस्तों तो यहाँ पर विवाह के समय लोकगीतों की छवि यानी लोकगीतों का निर्माण किया जाता है और उन लोकगीतों के विवाह के समय जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें दोस्तों लोकगीत कहते हैं। दोस्तों आगे है मृत्यु के समय दोस्तों जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसी परिदृश्य में दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है यानी कि जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा हरजस या उनके मोक्ष के लिए कुछ स्तुति की जाती है। उन लोकगीतों को दोस्तों मृत्यु के लोकगीत या शोक के लोकगीत भी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों देवी देवताओं की स्तुतियों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें यहाँ पर देवी देवताओं की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें देवी देवताओं की स्तुति के गीत कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अपने मनोरंजन के लिए जो लोक गीत गाए जाते हैं उन्हें वैज्ञानिक तौर पर इन प्रकार से जाना जाता है। दोस्तों अब हम एक एक पर्टिकुलरली बात करेंगे एक एक लोक गीतों की। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं विरह लोकगीत।
विरह लोकगीत क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली चीज, यानी कि नायक व नायिका के बीच में प्रेम संबंधों व उनकी याद में गाए जाने वाले लोकगीतों को विरह लोकगीत गीत कहते हैं। तो यानी नायक व नायिका के बीच प्रेम प्रसंगों व उनके संबंधों व उनकी याद में गाए जाने वाले लोक गीतों को विरह लोक गीत कहते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी चर्चाएं हमने कर ली है। अब इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोक गीतों की परिदृश्य में लोकगीत कौन कौन से होते हैं। विरह लोकगीत तो पहला है दोस्तों। अब इस कड़ी को हम यही समाप्त करते हैं और कल आप लोगों के साथ पुनः मुलाकात होगी और इसी कड़ी को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।